अभी स्त्रियों को, दलित स्त्रियों को, क्योंकि हम यहाँ पर जब हाशिए की बात करते हैं तो दलित स्त्रियाँ उसमें आती हैं, उनका लेखन उसमें आता है, उनकी पीड़ा उसमें आती है। और ये कहा जाने लगा कि अभी तो दलित विमर्श ही अपने उत्कर्ष पर नहीं पहुंचा और दलित स्त्रियां जो हैं वो अपनी पीड़ा लेकर आने लगी। अभी वो शांत रहें, पहले तो ये ब्राह्मणवाद से जूझने दें दलितों को, यानी कि दलित साहित्य को। लेकिन इसी ब्राह्मणवाद से जो जन्म होता है वो है पुरुषवाद का। और ये पुरुषवाद सिर्फ ब्राह्मण पुरुषों में ही नहीं है, बल्कि दलित पुरुषों में भी कैसे अपना वर्चस्व बनाए रखा हुआ है, ये हम कविताओं और कहानियों के माध्यम से या आत्मकथाओं के माध्यम से देख सकते हैं। चूंकि बात साहित्य की आई है तो हम साहित्य के माध्यम से ही आगे बढ़ेंगे। दोहरा अभिशाप आप लोगों ने पढ़ा होगा, शिकंजे का दर्द आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरह से एक स्त्री जो है वो अपने ही परिवार में अपने ही पति से जूझती है। अभी हाल ही में मैं एक कहानी पढ़ रही थी, शैली की कहानी थी, अंबर, बहुत अच्छी कहानी, नई कहानीकार है और एक नए सिरे से लिखना शुरू किया है उन्होंने। और कहानी को इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने परिभाषित किया है कि कहानी इस मोड़ तक जाती है और आज हमारे समाज में वो चीजें वाकई में यथार्थ रूप में है। जो प्रश्न वहां पर उन्होंने खड़ा किया है कि जैसे ही कोई दलित पुरुष आईएएस ऑफिसर बन जाता है, लेक्चरर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, यानी किसी बड़े ओहदे पे चला जाता है, तो एक ब्राह्मण स्त्री से वो शादी कर लेता है। शादी क्यों करता है? फिर ये क्यों का प्रश्न आता है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। वो इसलिए भी आता है कि उसको प्रतिष्ठा का सवाल होता है। वो ये सोचता है कि जब वो उस लेवल पर जाकर विवाह करेगा तो उसको वो प्रतिष्ठा, यानी कि जो जाति का जो दंश है उसको वहाँ झेलना नहीं पड़ेगा और उसको वो प्रतिष्ठा वहाँ पर जाकर मिलेगी। लेकिन जो सोच कर वो जाता है उसको वहाँ वो नहीं मिलता है। आखिर क्या कारण है कि कोई ब्राह्मण स्त्री जो है, मैं यहाँ इसको आप लोग अतिवाद में मत लीजिएगा, कि कोई ब्राह्मण स्त्री किसी उस दलित पुरुष से शादी क्यों नहीं करती है जो कोई झाड़ू लगा रहा हो या किसी कम पोस्ट पर हो या पढ़ रहा हो या गरीब हो। अक्सर आप लोगों ने इसको देखा होगा। उस सवाल को उस कहानी में बखूबी उठाने का प्रयास किया गया है और लगातार वो लड़ाई चलती रहती है जातीयता को लेकर। और जिस उच्च कास्ट में बैठने का अधिकार उसने सोचा था वो उसको नहीं मिलता है और वहां पर वो बराबर जातीयता का दंश उससे झेलता है और पत्नी उसकी लगातार उसको जो है गाली गलौज, चमार जैसे शब्द का वर्णन करती है। बच्चे के खातिर वो वहां पर उससे तालमेल बिठाने की कोशिश करता है।
और किसी तरह उनकी गृहस्थी चलती है, लेकिन अपने ही सहकर्मी के साथ जहाँ वो काम करता है, वो भी दलित है, उससे प्रेम हो जाता है। और प्रेम होने के बाद दोनों जो है एक साथ शादी करने का सोचते हैं, और बाद में चलकर फिर वो कैसे अपने ही समाज की लड़की को धोखा देता है और पुनः वापस चला जाता है। तो इस तरह की कहानी, और उसको कैसे मारता पीटता है जो उससे नीची कास्ट की है, और उसके अंदर कैसे पुरुषत्व जागता है, उस कहानी में, अंबर कहानी में दिखाने का प्रयास किया गया है। और वहाँ पर एक प्रश्न भी उस माध्यम से उठाने का प्रयास किया गया है कि जब हम जाति तोड़ों की बात करते हैं तो कोई पुरुष या कोई स्त्री दलित समाज में या बहुजन समाज में वो आकर विवाह अपने से नीची जाति में क्यों नहीं करती है, ये सवाल वहाँ पर। और यथार्थ रूप में भी हमारे आसपास इस तरह की कहानियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसी बहुत सारी कहानीकार, ऐसी बहुत सारी कवित्री आपको मिलेंगी जो उस दर्द को झेलते हुए अपनी बात को लेकर आती हैं। इसमें अंजलि काजल भी आती हैं, पूनम तोसामर बहुत अच्छी कहानीकार हैं, अनीता भारती का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। उनकी एक कविता मुझे याद आ रही है जहाँ वो कहती हैं कि सुनो गिद्धों, जितना तुम उड़ने से रोकोगे चिड़िया उतनी उड़ेगी, और उसकी हर एक उड़ान जो है उस उड़ान से जो है वो लंबी होगी। अब आप सोचिए कि अगर एक स्त्री को आप रोकने की कोशिश करेंगे, वहाँ एक चुनौती दी जा रही है, और ये चुनौती बहुत बड़ी चुनौती है उस पुरुष सत्तात्मक समाज के लिए, जहाँ स्त्री खुलकर कह रही है कि अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो मेरी उड़ान जो है वो दुगनी होती जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे मध्यकाल में मीराबाई कहती हैं कि लोक लाज कुल कानी जगत की, दई बहाए जसपानी, अपने घर का पर्दा कर लो, मैं अबला बौरानी। तो अब आप ये सोचकर देखिए कि जब मीराबाई ये बात कह रही हैं मध्यकाल के समय में, उस समय पुरुष सत्ता की कुर्सी कैसे डगमगाई होगी, और पुरुष सत्ता कैसे जो है उसको मारने का प्रयास किया होगा। तो स्थितियां ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बदल गई हैं, रूप बदल गया है, स्थितियां वही हैं, शोषण के रूप बदले हुए हैं। आज शोषण किसी और रूप में हो रहा है, आज चीजें किसी और रूप में हो रही हैं। भ्रूण हत्याएं आज भी हो रही हैं लड़कियों की। पहले उन्हें दफन कर दिया जाता था, खुले आम दफन किया जाता था। लड़कियां पैदा हुई, उनको उनके ऊपर जो है आप सबको मालूम होगा कि गीली तौलिया रख दिया जाता था, और दम घुटने से वो लड़कियां दम तोड़ देती थीं, या नीचे गड्ढा बना दिया जाता था और उस गड्ढे में उनको दफन कर दिया जाता था। और आज स्थिति ये है लड़कियों की कि गर्भ में पता लगाया जाता है कि लड़की है या लड़का है। अगर जैसे ही पता चलती है कि लड़की है तो उसकी हत्या जो है गर्भ के अंदर करा दी जाती है। और इसी से संबंधित एक कहानी है रजत रानी मीनू जी की बेटी, पढ़िएगा आप लोग कि किस तरह से गर्भ के अंदर पता लगाया जाता है कि बेटी है तो उसको मारने का प्रयास किया जाता है। आज हमारा समाज किस हद तक गिरता जा रहा है, इसको हम कहानियों के माध्यम से और कविताओं के माध्यम से भी देख सकते हैं। निर्मला पुतुल की आप कविताएं पढ़ सकते हैं, जहां वो कहती हैं कि क्या जानते हो तुम मेरे बारे में, एक रसोई घर और बिस्तर से परे, क्या जानते हो तुम मेरे बारे में। तो आज भी स्त्रियों को एक बिस्तर और रसोई घर से ऊपर
नहीं समझा जाता है। आप कमाकर आइए, कुछ भी घर के आइए, लेकिन आपको घर संभालना ही संभालना है। अभी बच्चों से जब मेरी बात हो रही थी तो यही बात हो रही थी कि जो माँ है वो सबसे पहले ये ध्यान रखेगी कि अगर बच्चा बाहर है तो उसको रसगुल्ले देने हैं या उसको डब्बे में खाना देना है। ये माँ की चिंता ज़्यादा होती है, पिता की कम होती है। पिता जो है वो पूरा का पूरा टाइम अपने ऑफिस को देगा, लेकिन जो माँ होती है वो सारा टाइम जो है उसमें से आधा टाइम अपने बच्चे की चिंता में निकाल देती है। और बच्चे की चिंता में वो क्या निकालती है कि खाना खाया कि नहीं खाया, स्कूल से आए कि नहीं आए, घर में टमाटर आया कि नहीं आया। पिता ये काम नहीं करता और उसको क्या कहा जाता है कि ये माँ का फर्ज है। ये माँ का फर्ज नहीं है, बल्कि ये हमारी सामाजिक बनावट है, ना कि ये शारीरिक है। हमें ऐसा बना दिया जाता है, हमारी सोच ऐसी बना दी जाती है कि हम उसका विभाजन जो है वो एक औरत और एक मर्द में करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और एक औरत अगर उसे करती है तो हम उसको नाम देते हैं बेशर्मी का। अगर वो सिगरेट पीती हुई निकलती है, क्योंकि अक्सर जैसे ही मैं अपना परिचय देती हूँ कि मैं जेएनयू से हूँ, तो आप लोगों को शायद आश्चर्य होगा सुन के, अच्छा जेएनयू से? यार जेएनयू की लड़कियां तो बहुत बिगड़ैल होती हैं। क्यों बिगड़ैल क्यों होती हैं? सिगरेट पीती हैं, शराब पीती हैं और आधी रात को लड़कों के साथ घूमती हैं। तो भाई अगर लड़कियां घूमती हैं तो लड़के भी तो घूमते हैं, वो भी तो बिगड़ैल हुए। तो लड़कों को क्यों नहीं कहा जाता है? लेकिन लड़कियों के ऊपर प्रश्न उठ जाते हैं कि वो सिगरेट पीती हैं। यार तुम लगती नहीं हो जेएनयू की, हाँ लेकिन तुम्हारे विचार लगते हैं। तुम सिगरेट तो जरूर पी रही होगी अपने जमाने में, तुम शराब भी पी रही होगी, तुम घूमी भी रही होगी। हाँ तो मैं घूमी भी थी, पर शराब और सिगरेट नहीं पी थी। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं जेएनयू की नहीं हूं। मैं फुल रूप से जेएनयू की थी और जेएनयू की हूं, और जेएनयू मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। तो जेएनयू के नाम पर जो पहला प्रश्न उठता है, बिगड़ैल औरतें, बिगड़ैल लड़कियां, इनसे शादी वादी नहीं करनी चाहिए, ये घर तोड़ देती हैं, इनको घर संभालना नहीं आता। तो ये सोच कहाँ से डेवलप होती है? ये जो सोच डेवलप होती है ये हमारे अपने ही समाज और हमारे अपने ही परिवार से होती है। मैं जा रहा हूँ। अभी हेमलता मैम ने सिमन बुआ का उदाहरण दिया था। बच्चों से भी मेरी जो बात हुई, मैंने उसमें उनको ये बताया कि सिमन बुआ जो बोलती हैं कि औरत पैदा नहीं होती, औरत बनाई जाती है। हमें बनाया जाता है, राखी बांध दी जाती है और ये कहा जाता है। अब आप ये देखिए, ये सारी चीजें रजनी तिलक की एक कहानी है, बेस्ट ऑफ करवा चौथ, पढ़िएगा आप। अगर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं इसमें से और नहीं भी हैं फिर भी पढ़िएगा। करवा चौथ आने वाला है और सारे पतियों का रिचार्ज कूपन होने वाला है। किसी के भाई का रिचार्ज कूपन होगा, किसी के पापा का होगा, मतलब उनके जीवन का रिचार्ज कूपन होगा। आपको मालूम है कि जैसे मोबाइल होता है और मोबाइल को आप रिचार्ज ना करिए तो वो डेड कर जाता है, मर जाता है, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो अगर औरतें करवा चौथ का व्रत ना रखें, और बहुत सारे लोग गांव से भी यहाँ हैं, तो जिउतिया का व्रत होता है, अभी वो भी आने वाला है 14 तारीख को। छठ का व्रत आने वाला है, राखी बीती हुई है अभी। तो आप ये देखिए, हर 3 महीने पर पुरुषों को औरतों की जरूरत पड़ती है कि उनके जीवन को कोई उनका रिचार्ज करे, ताकि वो, माफ करना बच्चों मुझे, कि उनका जीवन जो है वो सुचारू रूप से
चलता रहे, वरना वो मोबाइल की तरह हो जाएंगे और डेथ कर जाएगा उनका जीवन। औरतों को जरूरत नहीं पड़ती है। नासिरा शर्मा ने एक रिसर्च किया था और उस रिसर्च में उन्होंने ये उल्लेख किया कि अगर एक नर शिशु और एक मादा शिशु को पानी में छोड़ दिया जाए तो जो नर शिशु है वो जल्दी उसकी मृत्यु होती है और जो मादा शिशु है वो अंत तक संघर्ष करती रहती है। तो अब आप ये देखिए, रिसर्च में भी ये पाया गया है कि संघर्ष करने की शक्ति जो है वो महिलाओं में है, ना कि पुरुषों में। इसीलिए पुरुषों को जरूरत पड़ती है। तो बेस्ट आप करवा चौथ जरूर पढ़िएगा, जहां महिलाएं लंबी लंबी सिंदूर और चूड़ियां पहनकर जो है वो उनके लिए व्रत रखेंगी। कभी किसी जमाने में एक बार मैंने भी रखा था और उसके बाद से मैंने कान पकड़ा और कसम खाई कि इस तरह का व्रत ना मैं पति के लिए रखूंगी ना बेटे के लिए रखूंगी, कभी जीवन में नहीं रखूंगी, और ना अपनी बेटी को, और कभी जमाने में अगर बहू भी आएगी तो उसको भी नहीं रखने दूंगी और उसको समझाऊंगी कि ये सब चीजें गलत है। तो ये सारी बातें आपको कहानी और कविताओं में भी देखने को मिलेंगी। एक बात मैं यहाँ पर जरूर आपको बताना चाहूंगी कि जो दलित साहित्य जो लिखा जा रहा है महिलाओं के द्वारा, वो जो लिख रही हैं वो अपने जीवन में उसको फॉलो करने की भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो सवर्ण स्त्रियों द्वारा जो साहित्य रचा जा रहा है वो रच तो रही है लेकिन उसको जीवन में फॉलो नहीं कर रही हैं। हम और आप जब उनके साहित्य को पढ़ते हैं, पढ़ते हुए हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, और लेकिन जब उनके असल जिंदगी में जब हम जाते हैं तो वो उन्हीं धार्मिक आडंबरों, रूढ़ियों और परंपराओं में जो है वो लिपटी हुई हमें दिखती है, और उन्हीं लंबे हुए सिंदूर लपेटे हुए, उन्हीं करवा चौथ का पालन करते हुए पति की लंबी आयु और बच्चे की लंबी आयु का वो व्रत रखती हैं। अगर आप इस तरह की चीजों का पालन करती हैं तो आप किस तरह के साहित्य को रच रही हैं या आप पाठक को क्या दे रही हैं, ये समझना हम पाठकों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और जो दलित साहित्य है, जो स्त्री लेखन, स्त्रियों द्वारा जो लिखा जा रहा है, इसको आप यहाँ पर एक तुलनात्मक अध्ययन के रूप में इसको आप देख सकते हैं। ऐसे आप एक कहानी, जैसे कि जब हम आरक्षण की बात करते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है आरक्षण। आरक्षण का नाम आते ही भ्रुकुटी लोगों की तन जाती है। ऐसे लगता है आरक्षण नहीं कोई पाप है। समाज और पीछे के इतिहास को हम नहीं देखते हैं, हम सिर्फ देखते हैं आरक्षण। ये आरक्षण हम देखते हैं कि 80% वाले को एडमिशन नहीं मिल रहा है, 60% वाले को एडमिशन मिल रहा है। लेकिन क्या हम उसके पीछे देखते हैं कि कारण क्या है? एक भ्रम फैला दिया गया है कि इन आरक्षण वालों के कारण हमें वो सीट नहीं मिल रही है। अगर हम रियलिटी में जाएं, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक होने के नाते मैंने इस कुरूप व्यवस्था को बहुत ही नजदीक से देखा है। जब तक मैं विद्यार्थी थी शायद मैंने इसको न भापा और न पहचाना और न देखा
कि शिक्षा के अंदर कितनी कुरूपता है। बस इतना जाना कि भेदभाव होता है। कैसे भेदभाव होता है ये जाना, लेकिन किस तरह से बच्चों को शिक्षा से दूर रखा जाता है, वही द्रोणाचार्य वाली स्थिति। जब आप देखिए तो 52% का आरक्षण सवर्ण जाति के लोग लेते हैं और बाकी में एससी, एसटी और ओबीसी। वो अनरिजर्व पोस्ट है। उस अनरिजर्व पोस्ट का मतलब उसमें कोई भी व्यक्ति जा सकता है, लेकिन अगर हम रिजल्ट निकालें उसमें एक भी एससी, एसटी, ओबीसी नहीं आपको मिलेगा। तो वो एक तरह से अनचाहे पोस्ट क्या हो गई, रिजर्व पोस्ट हो गई। आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी, जब मैं अपने डिपार्टमेंट की टीचर इंचार्ज थी, मैंने अनरिजर्व पोस्ट पर ओबीसी और एसटी को भी सीट दी थी। पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंगामा मच गया था। पूरे कॉलेज में ये कहा गया कि नीलम मैडम ने सीट खराब कर दी। नीलम मैडम ने हिंदी डिपार्टमेंट को अछूत बना दिया। अब आप सोच कर देखिए कि वो मानसिकता कैसी मानसिकता होगी। और सहमा हुआ बच्चा जब रिजर्व पोस्ट का आता है वो बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसके पीछे कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है। सवर्ण में जो अपर कास्ट है, उसकी दादी, उसकी नानी, उसकी फूफी सब पढ़े होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो नहीं पढ़े होते हैं। लेकिन जो बहुजन समाज से बच्चा आता है वो अकेला पढ़ने वाला बच्चा होता है। वो पहली पीढ़ी होती है, हम पहली पीढ़ी हैं। अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। वो कैसे डरा और सहमा आता है, वो बोल नहीं पाता है। आप सारे जेएनयू में आए हुए हैं, आप सबको ये एहसास होता होगा आपके अंदर बहुत कुछ है। आप बोलना चाहते हैं, आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं, पर आप अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। जब आप अंजलि काजल की कहानी पहचान पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी तो मेरी अपनी कहानी है, जहां मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर झिझक है। जो आज आप लोगों से बात हो रही थी कि हमारा काम होता है कि हम पहले झिझक बच्चों की बाहर निकालें। हमारी क्लास में भी वो बच्चे आते हैं जो सकुचाते हैं और बोल नहीं पाते हैं। कहते कैसे बोले। जो काम वाली बाई हमारे यहाँ जो हमारी सहायता करने के लिए आती हैं, उनके बच्चे आते हैं हमारे कॉलेज में पढ़ने। आप सोचिए वो कैसे बोल पाएंगे, उनका माहौल कैसा होगा। अगर वो बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हम और आप उनकी सहायता करेंगे, और जब उनको सब्जेक्ट अलॉट होता है तो वही टीचर कहते हैं कि ये सारे एससी, एसटी, ओबीसी हमारे ही सब्जेक्ट में भर दोगे, हम सारे ये गधे कूचड़े बच्चे सारे हमारे में आएंगे, हमें ये बच्चे नहीं चाहिए। इस तरह की लैंग्वेज उन बच्चों के लिए बोली जाती है
जिससे हम लोग रूबरू होते हैं और जिसके बारे में दूसरे टीचर आकर बताते हैं। हालांकि मेरे सामने किसी भी टीचर की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि पूरे कॉलेज में मैं एक दबंग महिला के रूप में फेमस हूँ और सारे लोग ये बोलते हैं कि ये जातिवाद करती है, तो मैं बोलती हूँ हाँ, अगर इसको आप जातिवाद कहते हैं तो मैं जातिवाद करती हूँ। अगर आप कहते हैं मैं महिलाओं के लिए लड़ती हूँ तो हाँ, मैं महिलाओं के लिए लड़ती हूँ, क्योंकि आज तक उनको कलम नहीं मिली है और मेरी पहली क्लास में पहले दिन मैं अपनी बच्चियों को सिर्फ एक बात बोलती हूँ, मेरी क्लास में आओगी तो कलम लेकर आना, चौका बेलन चिमटा बाहर रख के आना, क्योंकि मुझे चौका बेलन चिमटा नहीं चाहिए, वो आपको कभी भी मिल जाएगा। बाबा साहब ने कलम पकड़ने के लिए महिलाओं को कहा है, कलम पकड़ो, आर्थिक रूप से मजबूत बनो, 1 रुपया कमाओ, पर अपने स्वाभिमान के साथ रहो, किसी भी पुरुष के ऊपर निर्भर मत रहो। और इस तरह की कहानियाँ और इस तरह के उपन्यास, कविताएं आपको दलित लेखन में मिलेगा और आप उसको जरूर पढ़िए। दलित साहित्य जो है बहुत लिखा जा रहा है, बस ज़रूरत है उसको हाईलाइट होने की और पाठक उसको पहुंचा सकते हैं, ऐसा नहीं है, और उसको मुख्य धारा में ला सकते हैं। बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी जा रही हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखी जा रही हैं, लेकिन कहा जाता है कि जैसे जातिवाद हो रहा है वैसे ही इनके साथ भी जातिवाद हो रहा है और इनको दरकस है आप लोगों की। आप लोग इसको पहचान दिला सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, आपके पास समय नहीं है कहने के लिए तो बहुत कुछ है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।